पानीपुर गांव में रघुवीर अपनी 8 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने पद्मा नाम की लालची औरत से दूसरी शादी की, जो एक बेटे अमन को साथ लेकर आई थी। आज हमारी शादी की पहली रात है पद्मा। हमारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मेरी बेटी काव्या को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। वो सिर्फ 8 साल की है, उसे हमेशा माँ का प्यार देना तुम। हाँ, बस यही चाहता था मैं। जब आप मेरे 10 साल के बेटे अमन को अपना सकते हैं, तो मैं आपकी बेटी को क्यों नहीं अपनाऊंगी। मैं उसे खूब प्यार दूंगी और कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ, बस यही चाहता था मैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, जल्दी ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ये सारी संपत्ति और जो कुछ भी है सब तुम्हारा होगा। मैं ये सब तेरे नाम करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। तभी काव्या आ जाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मुझे वही देना। अच्छा ठीक है काव्या, बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर पद्मा किचन में जाती है। माँ, अभी तो उसने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए और आप उसके लिए आलू के पराठे बना रही हो। आप लगते नहीं हो कि मेरी माँ हो कि उसकी माँ हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। बेटा, अभी हम उसके घर में रह रहे हैं। अगर उसे जरा सा भी तकलीफ हुई तो उसके पिता हमें यहाँ से निकाल देंगे, इसलिए अभी चुप रहो। वक्त आने पर सब बदल जाएगा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। एक दिन पद्मा सब्जियां लाने बाजार जाती है और जैसे ही उधर से घूम रही होती है, तभी रास्ते में तो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। सुना तुमने, जंगल में एक तांत्रिक आया है, बहुत तंत्र विद्या करता है, पता नहीं कब किसको नुकसान पहुंचा दे। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया है वो कभी वापस नहीं आता है। हाँ, और सुना है वो बहुत खतरनाक है। उसकी नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो वो बच नहीं पाता, चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी बलि ही चढ़ा कर ही रहता है। मैंने तो सुना है उसने एक कन्या की बलि दी थी और एक कन्या की और बलि देने की बात कर रहा था। इन दोनों की सारी बातें पद्मा ध्यान से सुन रही थी। मिल गया तरीका काव्या को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर वो घर लौटती है। अरे, कहाँ रह गई थी इतनी देर? बाजार से आने में इतना समय लग गया? हाँ, कुछ नहीं, बस भीड़ थी। अच्छा ठीक है, चलो अब कुछ अच्छा सा खाना बना दो। हाँ जी, अभी बनाती हूँ। जल्द ही सब कुछ अमन का होगा, बस कुछ दिन की ही बात है। उसके बाद तो इस काव्या को हमारे रास्ता से तो हटाना ही पड़ेगा। फिर इतना कहकर अगले दिन सुबह होते ही पद्मा घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है और कुछ ही देर में तांत्रिक के गुफा के पास पहुंचती है। आओ पद्मा। मैं जानता था तुम मेरे पास जरूर आओगी। हाँ, आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में जो लालसा है वो सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। तांत्रिक महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे अमन को रघुवीर की सारी संपत्ति का मालिक बना दिया जाए, लेकिन उसकी बेटी काव्या हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आप उसे हमारे रास्ते से हटा दीजिए। अच्छा, उसकी कुंडली दिखाओ। मेरे पास नहीं है, पर उम्र 8 साल 2 महीने है। नाम काव्या है। वो रघुवीर की पहली संतान है। उसकी माँ मर चुकी है। अनर्थ, ये लड़की साधारण नहीं है। इसके भाग्य में अपार दौलत और एक रहस्य छुपा है। मैं इसे सीधे नहीं मार सकता। महाराज, कुछ तो उपाय बताइए।
अगर ये जीवित रही तो मेरा बेटा कभी वारिस नहीं बन पाएगा। इसे मारना मुश्किल है पर असंभव नहीं। जंगल के दक्षिण में एक श्रापित गुफा है, उसे वहां छोड़ दो। गुफा की शक्ति ही उसका अंत कर देगी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत का हल दे दिया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये विधि का विधान है और इसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी है। मैं तो बस इसका मार्गदर्शक हूँ। फिर पद्मा खुश होकर घर आ जाती है। तभी काव्या आती है। आप कहाँ चली गई थी? मुझे कब से भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ बना कर दे दो ना। हाँ काव्या बेटी, अभी लेकर आती हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, जिसे मैं अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ, उसी के लिए मुझे रोज रसोई बनानी पड़ रही है। लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं, बस एक दिन और, फिर ये मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है। काव्या बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही आंगन में खेल रही थी। चलो मेरे साथ मंदिर चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के लिए मैंने उस मंदिर में एक पूजा भी रखा है, इसलिए चलो हम दोनों चलते हैं। मंदिर? लेकिन माँ, पिताजी को पता है? मैंने तुम्हारे पिताजी को भी बताया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी साथ ले जाऊं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती हैं। माँ, यहाँ बहुत डरावना लग रहा है, अब घर वापस चलो ना, मैं पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। बेटा चिंता मत करो, बस थोड़ी दूर पर मंदिर है, हम दर्शन करेंगे और तुरंत वापस लौट जाएंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर पद्मा गुफा के पास ले जाती है। बेटा देखो, सामने ये गुफा दिख रही है, इसके अंदर सिर्फ बच्चे जाते हैं और माता रानी उन्हें दर्शन देती है, इसलिए तुम अंदर जाओ और प्रणाम करके आओ, मैं यहीं बाहर खड़ी रहूंगी। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी चलो ना। अब देखो बेटा, अगर अंदर बड़ों को जाने की अनुमति होती तो मैं जरूर तुम्हारे साथ जाती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये माता का नियम है कि सिर्फ बच्चे ही अकेले अंदर जाएं। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। काव्या गुफा के अंदर चली जाती है। अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया और ये भी अब लौट कर नहीं आएगी। पद्मा वहाँ से चली जाती है। अरे, यहाँ तो भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं है, मैं कहाँ आ गई? मैं वापस जाती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ, माँ, कहाँ हो आप? चारों ओर देखती है लेकिन कोई नहीं था। तभी सामने एक पत्थर की मूर्ति दिखती है। ये कैसी मूर्ति है? अब शायद माँ इसी के लिए कह रही थी दर्शन करने को। काव्या मूर्ति को छूती है, तभी मूर्ति से रानी प्रकट होती है। आप कौन है? मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत बेटी, मैं कई वर्षों से इस पत्थर की मूर्ति में श्रापित थी। तुम्हारे स्पर्श से मेरा श्राप टूट गया और मैं अब आजाद हूँ। आप इतने सालों से मूर्ति में थी? हाँ, और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी और आज तुम्हारी वजह से मैं अब आजाद हुई हूँ। माँ मुझे छोड़कर चली गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत,
जिस तरह तुमने मुझे मुक्त किया, उसी तरह मैं भी तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये लो, ये जादुई कंगन तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसे कभी अपने से दूर मत करना। क्या सच में ये मेरी रक्षा करेगा? हाँ बेटी, हर समय। रानी धीरे धीरे गायब हो जाती है। फिर काव्या गुफा से बाहर निकलती है। ये कंगन मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। शायद मैं सही सलामत अपने घर वापस जा सकूं। थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी कालिया डाकू अपने आदमी के साथ आ जाता है। अरे वाह, आज तो किस्मत मेरे दरवाजे पर खुद चलकर आ गई। एक बच्ची और ऊपर से शक्ल सूरत से बिल्कुल अच्छे घराने की लग रही है। इसे अगवा करके बेच देंगे तो ढेरों सोना चांदी और पैसे हमारे हाथ आएंगे। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके कपड़े और चेहरे देखकर ही लग रहा है कि इसके घर वाले बहुत अमीर होंगे। हमें फिरौती में इतना मिलेगा कि सालों तक चोरी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है तो फिर देर किस बात की? चलो इसे उठा लेते हैं और जल्दी से अपने अड्डे पर ले चलते हैं। ओए चल, अब तू मेरे साथ चल। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? तू तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर तुझे बेच दूं तो राजा बन जाऊंगा। ये छोटी मोटी डकैती से हमारा गुजारा नहीं होता। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। हाँ नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कालिया डाकू बच्ची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक कंगन से तेज रोशनी निकलती है। एक अदृश्य ताकत कालिया डाकू को जोर से धक्का मारकर दूर गिरा देती है। अरे ये क्या हो गया? मुझे किसने धक्का दिया? पता नहीं सरदार, मैं पकड़ता हूँ इसे। हाँ। मंगरू काव्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे भी कंगन से बिजली जैसा झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। सरदार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। अगर इसके पीछे पड़े तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा महाराज। ओहो, चल भाग यहाँ से मंगरू। ये मुझसे भी नहीं संभाली जाएगी। भाग। दोनों भाग जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों अचानक क्यों भाग गए? लगता है ये कंगन ही मेरी रक्षा कर रहा है। धन्यवाद कंगन, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं कहाँ जाऊँ? वहीं दूसरी तरफ रघुवीर। पद्मा, काव्या कहाँ है? सुबह से दिखाई क्यों नहीं दे रही? जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। पता नहीं जी, मैं भी सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी पिताजी, मैंने काव्या को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो भी अकेली है। क्या? जंगल की तरफ? नहीं नहीं, वो तो बहुत खतरनाक है और वहाँ खतरनाक जंगली जानवर है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। हे भगवान। हरिया, बिरजू, जल्दी आओ, पता लगाओ मेरी बेटी कहाँ है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हें जमीन छानना पड़े या आसमान। मुझे मेरी बेटी सही सलामत वापस चाहिए। जल्दी आओ। जी मालिक, मैं छोटी बेबी जी को लेकर ही आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। पर मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा मालिक, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हरिया और बिरजू निकल पड़ते हैं। पद्मा, तुमसे शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिल सके।
लेकिन तुम इतनी बड़ी लापरवाह हो सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी, कहाँ होगी। ऊपर वाला मेरी बेटी की रक्षा करना। कई दिन बाद जंगल में काव्या भूखी प्यासी थकी हुई एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में बैठी थी। अरे ये बच्ची यहाँ अकेली क्यों पड़ी है? लगता है कई दिनों से भूखी प्यासी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मैं खो गई हूँ। मेरा घर कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं कैसे जाऊंगी? चिंता मत करो बेटी, मैं भी तुम्हारे पिता जैसा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वो काव्या को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। तभी उसकी पत्नी शकुंतला बाहर आती है। अरे भाग्यवान, ये बच्ची कहाँ से ले आए? ये जंगल में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, भूखी प्यासी। इसे कुछ नहीं पता था, तो मैंने सोचा इसे अपने साथ ले जाऊं। अच्छा किया। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है और हमारी एक बेटी थी जो कई साल पहले हमें छोड़कर चली गई। लेकिन ना जाने क्यों इस बच्ची को देखकर लगता है जैसे वो हमारी ही हो। हाँ भाग्यवान, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। हाँ। समय बीतता है। काव्या उन दोनों को माता पिता मानने लगती है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाता है। एक दिन, पिताजी, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। मैं जंगल जाऊंगी, लकड़ियाँ काटूंगी, बेचूंगी। आप बस घर पर रहिए। अरे बेटिया, तू मेरी बिटिया है, तुझसे मैं ये भारी काम कैसे करवाऊं? ये काम मर्दों का है। हाँ पिताजी, इसमें मर्द और औरत का क्या सवाल है? अब मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपका हाथ क्यों नहीं बटा सकती हूँ? आपको रोज ये भारी लकड़ियाँ ढोते देखकर मेरा मन दुखता है। तभी शकुंतला बाहर आती है। अरे, ये बाप बेटी में कैसी बहस हो रही है, जरा हमें भी बताओ। माँ, पिताजी मुझे जंगल नहीं जाने देंगे। मैं कह रही हूँ कि मैं भी लकड़ियाँ काटूंगी, लेकिन ये मानते ही नहीं। बेटी, तेरी उम्र ही क्या है? अभी तो तुझे आराम से खेलना और अच्छा खाना पीना चाहिए। माँ, पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, मैं कैसे उन्हें अकेला ये सब करने दूं? इतना कहकर गणेश और काव्या जंगल की ओर निकल जाते हैं। शकुंतला उन्हें देखती रहती है। कितनी अच्छी बच्ची है, किस निर्दयी ने इसे जंगल में छोड़ दिया होगा। दूसरी तरफ रघुवीर अपनी बेटी की शोक में और बीमार होते चला जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है। सुगंधा तो मुझे छोड़कर चली गई और मेरी 8 साल की बेटी को ढूंढते ढूंढते मेरे पूरे 10 साल बीत गए। अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, मैं नहीं जानता। मेरी जीने की एकमात्र वजह वही थी, अब वो भी नहीं रही। इतना कहकर रघुवीर रोने लगता है। बेटा, यही सही मौका है। अगर तू पिताजी के करीब हो जाएगा तो तेरे नाम सारी जायदाद कर देंगे। इसलिए उन्हें अपनी बातों में फंसाओ और उनका भरोसा जीतो। हाँ माँ, सही कह रही हो। अगर उसका प्यार मुझे मिल गया तो सब कुछ मेरा होगा और मैं तो पूरे जमीन जायदाद का मालिक बन जाऊंगा और तुम इसकी मालकिन। हाँ। इसलिए तो कह रही हूँ, जा, लग जा अभी से ही काम पर। अपने पिता का भरोसा जीत, उनकी सेवा पानी कर। क्या पता कुछ ही दिनों में मर जाए तो सारी जमीन काव्या के नाम पर है, उसे तुम्हें अपने नाम पर करवाना है, नहीं तो सब गरीब दुखियारों में बट जाएगी। इसलिए कह रही हूँ। हाँ ठीक है माँ,
तुम ठीक कहती हो, जाता हूँ पिताजी के पास। अमन उदास चेहरा बनाकर रघुवीर के पास आता है। पिताजी, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मत रोइए ना, मैं जानता हूँ काव्या का जगह नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपनी बेटी से करता था, पर वो यादें मुझे छोड़ती ही नहीं। पिताजी, आपको अब उसे भूल जाना चाहिए, इतने साल हो गए पिताजी। तभी हरिया आता है। मालिक, पिछले 10 साल से आसपास के हर गांव में ढूंढ लिया, लेकिन काव्या बिटिया का कोई पता नहीं चला। माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो जिंदा होगी। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, अब मुझे उसे भूल जाना चाहिए। रघुवीर की आंखें अचानक उलटने लगती हैं। वो गिरकर बेहोश हो जाता है। मालिक, मालिक, क्या हुआ आपको? मालिक उठिए ना, आंखें खोलिए मालिक, आंखें खोलिए। पद्मा जल्दी से पास आती है, लेकिन चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ। हरिया, मालिक का तबीयत अब ठीक नहीं लग रहा, दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी जमीन जायदाद हैं, सबका कागज तैयार कर और उसी कागज पर मालिक का अंगूठा लगवा दे, ताकि सारी जमीन अमन के नाम हो जाए। लेकिन मालकिन, मालिक अभी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे तो खुद ही अपने बेटे के नाम कर देंगे। हाँ, मैंने जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कागज तैयार करो, जमीन, घर, हवेली, सब कुछ अमन के नाम। लेकिन मालकिन, मालिक का अंगूठा, वो भी बेहोशी की हालत में। तुम बस मेरी बात मानो, आज अगर ये मौका निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। जी मालकिन, सब कुछ दिनों में मैं सारे कागज तैयार करवा देता हूँ। हाँ। वहीं दूसरी तरफ गांव में मेले की तैयारी होती है। माँ, पिताजी, मैं सोच रही हूँ इस बार मेले में लकड़ियाँ बेचने चलूं, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटी, मेले में भला लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? अरे भाग्यवान, तुझे क्या पता, मेले में लकड़ियाँ ही तो सबसे ज्यादा बिकती है। इस बार हम सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं, खिलौने भी रखेंगे। हाँ हाँ पिताजी, मैं भी तो यही कह रही थी। फिर देखते ही देखते मेले लगने के दिन आ जाते हैं। पिताजी, आज तो मेला का पहला दिन है, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। गणेश उठता है, लेकिन अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? उठिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे बेटा, इन्हें कमजोरी है, ज्यादा मेहनत करने से चक्कर आ गया। मैंने कितनी बार कहा है जो लकड़ियां काटना छोड़ दे और कोई दूसरा काम कर ले, पर ये मेरी एक सुनते कहाँ हैं, अपनी मर्जी की हमेशा करते रहते हैं। माँ, आप पिताजी का ध्यान रखो, मैं अकेली लकड़ियां लेकर मेले में जाऊंगी। अकेली? नहीं बेटी, मेले में जाने कैसे लोग आते हैं। चिंता मत करो माँ, ये कंगन है ना, ये मेरी रक्षा करेगा। ठीक है बेटी, लेकिन जल्दी लौट आना। काव्या मुस्कुराकर लकड़ियां का गट्ठर उठाती है और मेले की ओर निकल जाती है। तभी एक जमींदार की नजर काव्या पर पड़ती है। अरे ये लड़की, अरे ये चेहरा, नहीं नहीं, ये शक्ल तो मैंने पहले भी देखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसी मेरी बहन की बेटी, मेरी अपनी भांजी। अरे ये तो हूबहू उसी की तरह दिख रही है, कहीं ये वही तो नहीं?
नहीं, मुझे इसके पास जाकर सच्चाई जाननी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ। जमींदार साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपकी पहचान की कैसे हो सकती है? ये तो हमारे जंगल के पास वाले पुराने घर में रहने वाली गरीब माँ बाप की बेटी है, बचपन से यही रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इसकी शक्ल मेरे दिल के कितने करीब है कि जैसे खून का रिश्ता हो। मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे खुद इसके मुंह से सच सुनना होगा। हाँ। सुनो लड़की, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे में, हर हाव भाव में मुझे मेरी भांजी की झलक दिखाई दे रही है। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? मैं आपको नहीं जानती, ना ही मुझे आपकी किसी भांजी के बारे में पता है। मैं तो बस एक गरीब माता पिता की बेटी हूँ और इस बेरहम दुनिया में किसी तरह छोटे मोटे काम करके लकड़ियाँ बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। हे भगवान, ये कौन है? मैंने इसे कहीं तो देखा भी नहीं है, फिर ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि ये मुझे बहुत दिनों से पहले से ही जानता है। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जुबान खामोश है। मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा सच जरूर जानकर रहूंगा मैं। हाँ। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं तांत्रिक आता है। हाँ 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 हाँ, ये वही लड़की है जिसकी कुंडली में अनोखी शक्ति है, और ये उसके हाथ में ये चमक तो जादुई कंगन है जिसके मिलने से मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। आज नहीं तो कभी नहीं, मुझे इसको जान से मारना ही होगा, और इसकी शक्तियों के साथ इसका कंगन मुझे चाहिए। हाँ। क्या चाहिए आपको? लकड़ियाँ दूँ आपको? ये अच्छी वाली लकड़ियाँ हैं, इससे आप जो बनाना चाहते हो सभी चीज बन जाएंगे। अरे लड़की, मुझे तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा कंगन और तेरे भीतर जो शक्ति है। मैं उसे निकाल कर खुद को अजय बना दूंगा, और अगर तूने इनकार किया तो मैं यहीं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? उनका सहारा सिर्फ मैं हूँ। तेरे बूढ़े माँ बाप? तुझे तो अपने असली बाप का भी पता नहीं। तू रघुवीर सिन्हा की असली बेटी है, और जिस औरत के पास तू रह रही है उसने सिर्फ तेरी जान बचाई, तुझे पाला पोसा, लेकिन तू असल में इस हवेली की राजकुमारी है। सच बोल, तुझे ये सब पता है या नहीं? हाँ, मुझे सब याद है। मेरे पिता रघुवीर सिंह और मेरी सौतेली माँ, उसने ही मुझे जानबूझकर उस अंधेरी गुफा में छोड़ दिया था ताकि मैं वहीं मर जाऊं, लेकिन मैं बच गई। तो फिर तू अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं उस औरत के पास नहीं जाना चाहती जिसने मुझे मारने की कोशिश की। वो औरत मेरी सौतेली माँ है और मैं उसकी आंखों में दोबारा नहीं देखना चाहती। ठीक है, तो फिर तेरी आखिरी सांस अब मेरे हाथ से निकलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। तांत्रिक उस पर हमला करता है। तभी कंगन से एक तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक को जलाने लगती है। अरे अरे, ये क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखें, ये तो मुझे जला रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता यहाँ।
इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तांत्रिक और काव्या की सारी बातें हरिया जो कि बगल में खड़ा होता है वो सब सुन लेता है। हे भगवान, ये तो काव्या बेटिया है, मालिक की खोई हुई बेटी, और ये तांत्रिक उसे मारने आया था, लेकिन कंगन से निकली तेज रोशनी से उसे भागना पड़ा। ये खबर तो मुझे मालिक तक पहुंचानी ही होगी। इतना कहकर हरिया भागकर रघुवीर के पास जाता है। मालिक गजब हो गया, ऐसा खबर लाया हूँ कि आपका दिल दहल जाएगा मालिक। अब इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? मेरी बेटी चली गई, पत्नी चली गई, मैं खुद बीमार हूँ, क्या बचा है मेरे पास अब? मालिक, आपकी बेटी काव्या बिटिया जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेले में वो लकड़ियां बेच रही थी और एक तांत्रिक उसे मारने वाला था, लेकिन उसके कंगन से ऐसी रोशनी निकली कि वो डरकर भाग गया। क्या तुम सच कह रहे हो? फिर उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? चलो मुझे उसके पास ले चलो, चलो। तभी ये बातें पद्मा सुन लेती है। सब खत्म हो गया, मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। अमन को लेकर यहाँ से भागना ही होगा। और वो भागकर अमन के पास जाती है। अमन बेटा, अभी इसी वक्त हवेली छोड़नी होगी। काव्या जिंदा है और हरिया ने उसे देख लिया है। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ, क्या हो गया? हम तो अमीर होते होते रह गए, अब क्या करेंगे? पहले यहाँ से निकलो, फिर आगे की चाल चलेंगे। पहले जान बचाओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। पद्मा कहाँ है? तू जल्दी मेरे पास आ, मेरे सामने आ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। मालिक, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन न पद्मा मिली न अमन। लगता है दोनों सब पता चल गया होगा और घर छोड़कर भाग गए। अब देर मत कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम काव्या बेटी को वापस ले आएंगे। हाँ चल हरिया, मुझे अपनी बेटी किसी भी हालत में चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरी बच्ची 10 साल से पता नहीं कैसी हालत में रही होगी। चल अमन बेटा, जल्दी चलो, हमें तांत्रिक की गुफा में पहुंचना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। माँ, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं? बेटा, अगर तांत्रिक ने हमारी मदद नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। वह लड़की अब तक जिंदा है और उसे सब याद भी है। अगर वो हवेली पहुंच गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो आ गई आखिरकार। मैं भी कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैंने काव्या को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। मैं हार मान कर लौट आया। हाँ। बाबा, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उसकी याददाश्त मिटा दीजिए ताकि वो हमें पहचानने से इनकार कर दे और हमें अपना समझने लगे। हाँ, तुम सही कहती हो, उसने मुझे भी अपमानित किया है। सबके सामने मेरी इज्जत की मिट्टी मिल गई। मैं अभी उसकी सारी याददाश्त खत्म कर देता हूँ। हाँ। तभी तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से काव्या का याददाश्त मिटा देता है और वहीं दूसरी तरफ बेटी काव्या, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतने सालों तक मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम कैसी हो बेटी, कैसी हो? आप कौन हैं और मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती, आप यहाँ से चले जाइए। काव्या, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मुझे यूँ परेशान मत कीजिए। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके पास जा रही हूँ। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। मालिक, ये तो अभी कह रही थी कि उसे सब याद है, अब अचानक ये सब कैसे भूल गई मालिक? अगर ये मेरी बेटी है तो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? मुझे इसका पता लगाना होगा। इसका चेहरा तो मेरी बेटी से थोड़ा बहुत मिलता ही है। ये मेरी बेटी ही है।
मालिक, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए ताकि पता चले ये किसके साथ रहती है। इतना कहकर रघुवीर और हरिया काव्या का पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में जैसे ही काव्या झोपड़ी के बाहर आती है। सारी लकड़ियाँ बिक गई बेटी? हाँ पिताजी, सारी लकड़ियाँ बिक गई हैं। अब कल के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ जंगल से जाकर काट आती हूँ। ये तो क्या कह रही है बेटी? आराम कर ले, कल चलेंगे हम साथ में। हाँ नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर काव्या जंगलों की तरफ चली जाती है। तभी रघुवीर आता है। ये लड़की कौन है और कब से तुम्हारे पास है? मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। मालिक, ये लड़की मुझे जंगल में मिली थी। उस वक्त ये 8 साल की थी। 3 दिन से भूखी प्यासी बैठी थी। मैं इसे अपने घर ले आया, तब से ये हमें माता पिता मानती है। देख हरिया, मैंने कहा था ना, ये मेरी बेटी है, ये मेरी ही बेटी है। क्या ये आपकी बेटी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, 8 साल पहले मेरी दूसरी पत्नी पद्मा ने इसे जंगल में छोड़ दिया था, जमीन की लालच में। लेकिन ये आपको पहचान क्यों नहीं रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और यही वजह है कि मुझे इसकी याददाश्त वापस लानी होगी। नहीं, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। ये मेरी बेटी है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और ये मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम दोनों इसके बिना नहीं रह सकते। आप लोग चले जाइए यहाँ से। हाँ। फिर रघुवीर सिंह कुछ नहीं कहता और वहाँ से घने जंगलों की तरफ चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की याददाश्त कैसे वापस लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतना परेशान हूँ कि दिल फटा जा रहा है। कोई तो मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी को ऐसे खो नहीं सकता। तभी एक तेज रोशनी के साथ सुगंधा की आत्मा प्रकट होती है। जी आप मत रोइए, हमारी बेटी की याददाश्त वापस आ जाएगी। तुम सुगंधा, तो क्या सच में मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, मैं सच में आपके सामने हूँ। तो फिर हमारी बेटी को क्या हुआ? उसकी याददाश्त कैसे वापस आ सकती है? उसकी याददाश्त सिर्फ एक तंत्र विद्या का परिणाम है। तांत्रिक ने उस पर तंत्र विद्या किया है और ये सब पद्मा ने करवाया है, जिससे हमारी बेटी की सारी यादें मिटा दी गई हैं। तो फिर इसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी ताकि वो मुझे पहचान सके और मेरे साथ घर लौट आए? उसकी याददाश्त तभी वापस आएगी जब उसके हाथ का वो कंगन, जिसे तांत्रिक ने भी नहीं छुआ, पद्मा के सामने रखकर सारी सच्चाई उससे कहोगे, तभी उसे सब याद आ जाएगा। सच में? हाँ, वो कंगन उसे हर मुसीबत से बचाता आया है। ये उसका वरदान है। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। रघुवीर वहाँ से उठकर झोपड़ी की ओर जाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं काव्या, तुम मेरी ही बेटी हो। तुम्हारी याददाश्त तांत्रिक और पद्मा ने मिलकर मिटा दी है। मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाऊंगा, रुको। रघुवीर उसके हाथ से कंगन निकालकर नीचे रख देता है। तुम मेरी बेटी हो काव्या। करीब 8 साल पहले पद्मा ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था और जंगल में छोड़ दिया था। कुछ याद करो बेटी, कुछ याद करो। अचानक एक तेज रोशनी काव्या के शरीर को घेर लेती है। मुझे सब याद आ गया। पिताजी, कैसे पद्मा माँ ने मेरे साथ ये सब किया था, कैसे आपसे मुझे दूर कर दिया था। मेरी बेटी, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगा। नहीं खोऊंगा बेटी। पिताजी, मैं आपके साथ तो चलूंगी, लेकिन अपने इन दोनों माता पिता को भी नहीं छोड़ सकती। जब आप मेरे पास नहीं थे, तब इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ठीक है बेटी, तुम दोनों हमारे साथ चलो।
हमारे पास जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन परिवार के नाम पर कुछ बहुत कम लोग हैं। अब हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। रघुवीर काव्या के साथ गणेश और शकुंतला को भी लेकर हवेली लौट आते हैं और सब एक साथ रहने लगते हैं।